हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने वीडियो में एक नई सीरीज लेके चलेंगे भूगोल की, जो भारत का भूगोल है। आइए देखते हैं कुछ सामान्य परिचय भारत के भूगोल के बारे में। और हम क्रम से ही चल रहे हैं, कोशिश पूरी है हमारी कि जो है कुछ अच्छा जो है आपको एक सीक्वेंस से सब कुछ मिल जाए। तो फ्रेंड्स जो है आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेस्टास्थेनीज ने किया था, जो कि एक ग्रीक विद्वान थे। और कब किया था? 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो यानी पृथ्वी, जियो का मतलब पृथ्वी बताया, ग्राफोस का मतलब वर्णन, से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? यूनान के निवासियों को जाता है। आगे देख लेते हैं। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी। पहला था संभववाद, दूसरा था निश्चयवाद। ये देखिए लिखा हुआ है ना, निश्चयवाद। तो संभववाद में क्या है देख लेते हैं। संभववाद इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक कौन थे? इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइडल डी ला ब्लास और फैब्रे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निश्चयवाद में क्या है? इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक भूगोलवेत्ता रिटर रैडजेल क्या है? नवीन निश्चयवाद का संस्थापक भी हैं। एलन शैम्पुल और हिटिंगटन ये सभी जो है निश्चयवाद के समर्थक हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे देखने से पहले इसी के ऊपर एक बॉक्स है, उसमें चलते हैं। यहाँ देख लेते हैं फ्रेंड्स। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हिकेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को जो है वर्तमान भूगोल का जनक कहते हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटास्थनीज को कहते हैं। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक कहते हैं। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? कार्ल ओ शावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहते हैं। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व एनेक्सीमिंडर। फिर है विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम जो है विश्व ग्लोब के निर्माता हैं। फिर है विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? अनेक्सीमेंडर। फिर है भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? स्ट्राबो। फिर अगला है लास्ट क्रमबद्ध भूगोल जो है इसके जनक कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं भूगोल की कुछ परिभाषाएं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? स्ट्रैम्बो कहलाता है, मतलब भूगोल कहलाता है। तो जो है इस परिभाषा को किसने दिया है? स्ट्रैम्बो ने दिया है। फिर से देख लेते हैं। भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व,
आकाशीय पिंडों, स्थल महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना भूगोल कहलाता है। अब इसको, इस परिभाषा को किसने दिया था? स्ट्रैम्बो ने। आगे है फ्रेंड्स, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ये किसने कहा था? क्लैडियस और टालमी ने कहा था। आगे है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अन्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा था? कार्ल रिटर ने कहा था। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। इसको किसने कहा था? आर्थर होम्स ने कहा था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब आगे आता है ब्रह्मांड, जो कि इसके विषय में हम लोग बात करेंगे कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड का अस्तित्व क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए देख लेते हैं ब्रह्मांड। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं, गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, एब जॉर्ज लैमेंतेयर की है। फिर है साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत, या फिर स्थिर अवस्था संकल्पना। ये किसकी थ्योरी है? थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी की है, स्टेडी स्टेट थ्योरी। फिर है दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत किसका है? दोलन सिद्धांत है डॉक्टर एलन संडेजा का है। पल्स्टिंग यूनिवर्स थ्योरी किसकी है? यानी दोलन सिद्धांत किसका है? डॉक्टर एलन संडेजा का है। फिर है, एक मिनट देख लीजिए फ्रेंड्स, साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लाट्योनरी थ्योरी, अलेन गुथ का ये सिद्धांत है। अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन, बिग बैंग जो थ्योरी थी, इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एब जॉर्ज लैमेंतेयर ने किया था। बाद में रॉबर्ट बेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार पहला है, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तथा एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। फिर से देख लेते हैं। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। अगला देख लेते हैं। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट, बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट, बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के पश्चात सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से इसमें निरंतर विस्तार जारी है।
इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 ईस्वी में माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब MAP का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। मैप क्या है? एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों में बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 ईस्वी को WMAP विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब रखा गया। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। भूवैज्ञानिक काल। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को इयोन कहते हैं। इयोन का महाकल्प इरा में महाकल्प को कल्प में यानी पीरियड में, कल्प को युग में, इपोच में तथा युग को काल में यानी एज में विभाजित किया जाता है। इयान इज ग्रेटर देन यानी इयान बड़ा है महाकल्प से, महाकल्प जो है बड़ा है कल्प से, कल्प जो है बड़ा है युग से, युग बड़ा है युग से बड़ा कल्प है और काल से बड़ा युग है। अब इसमें ये भी कह सकते हैं कि सबसे छोटा क्या है? काल है, उसके बाद युग आता है, उसके बाद कल्प आएगा, फिर महाकल्प आएगा, फिर इयान। ठीक है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य रूप में माना जा रहा है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल्स परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी गैलेक्सी हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। मंदाकिनी, अब देख लेते हैं। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा
जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, तारा निर्माण प्रक्रिया का शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिल है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी, सबसे नज़दीकी जो मंदाकिनी है उसको देवयानी नाम दिया गया है। एंड्रोमेडा, जिसको क्या कहते हैं, एंड्रोमेडा भी कहते हैं देवयानी को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी है ड्वार्फ मंदाकिनी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? ड्वार्फ मंदाकिनी। ठीक है, अगला है निहारिका नेबुला। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर मृत तारे माने जाते हैं। आगे देख लेते हैं। जहां पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं बेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। निहारिका के कुछ प्रकार हैं। उत्सर्जन निहारिकाएं, यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं। उदाहरण चील व झील निहारिका। परावर्तन निहारिकाएं, यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे क्या है, प्लेइडेस निहारिका। श्याम निहारिकाएं क्या होती हैं? ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती हैं। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं ग्रहीय निहारिकाएं। इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इसका आकार गोल होता है। आर्यन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। ये देखिए, आर्यन नाम क्या है? आर्यन नेबुला। आर्यन नेबुला क्या है? तारों का एक समूह है जो कि क्या है? शीतल और चमकीले हैं। शीतल और चमकीले तारों का समूह है आर्यन नेबुला। तारों के बारे ये जो है हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारे का समूह कौन सा है? आर्यन नेबुला। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।